I welcome all of you online classes with AK. If you have not subscribed my channel, please press the subscribe button and press the bell icon so you will get latest notification related my video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोयम नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 1 में है। पोयम का नेम है डस्ट ऑफ स्नो और राइटर का नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको सबसे पहले पोयम और राइटर का नेम लर्न कर लेना है। पोयम स्टार्ट करने से पहले हम इस पोयम के राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि थे। उनकी रचनाएं अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हो चुकी थीं। ग्रामीण जीवन के यथार्थपूर्ण चित्रण और अमेरिकी देशज भाषा पर अधिकार की वजह से उन्हें साहित्य जगत में बहुत सम्मान मिला। सिर्फ कविता लेखन के लिए ही फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या होता है। डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो और टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो होता है दैट रिमाइंस ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल। द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सोक मीन्स हिलाकर गिराना। जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे ऊपर पेड़ से हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिरा दिए, क्योंकि राइटर उस पेड़ के नीचे खड़ा था और कुछ सोच रहा था। उसी समय पर क्रो ने कुछ डस्ट ऑफ स्नो के पार्टिकल्स राइटर के ऊपर गिरा दिए। कहाँ से? हेमलॉक ट्री के ऊपर से। अब ये हेमलॉक ट्री कैसा होता है? एक शंकुधारी पेड़ जो आमतौर पर पूरे उत्तरी अमेरिका में पहाड़ियों पर पाया जाता है। एंड इन अनदर वे वी कैन से अ पॉइजनस प्लांट विद स्ट्रीम्स कवर्ड इन अ स्पॉट एंड अ मास ऑफ स्मॉल वाइट फ्लावर्स ग्रोइंग एट द एंड ऑफ इट। सीन कुछ ऐसा होगा। हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा था और नरेटर या तो वहाँ पर खड़ा था या वहाँ से गुजर रहा था। स्नो पार्टिकल्स नरेटर के ऊपर कौवे के द्वारा गिराए गए। अब ये डस्ट के टुकड़े उनके सिर के ऊपर गिरे या उनके कंधे पर गिरे, ये कहीं पर मेंशन नहीं है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन माई हार्ट पोएट का मूड है जो चेंज हो जाता है। एंड saved some part of a day I had read means regret। क्योंकि लेखक बहुत ही उदास मूड में है और वह सोचता है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। यह छोटी सी घटना कवि की मानसिक दशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। उसका मूड बदल जाता है। वह सोचता है कि इस इंसिडेंट ने उसके शेष दिन को बचा लिया है। वह सोचता है कि नेगेटिव चीज़ें भी इंसान के जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। इसीलिए वह कौवा और हेमलॉक ट्री को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लेता है। और यहाँ पर लेखक सोचता है कि जो समय मेरे पास बचा है उस समय का मैं अच्छी तरह से उपयोग करूँ। यहाँ पर पोएट क्रो से और हेमलॉक ट्री से एक नई सीख ले चुका था। उस दिन का हिस्सा कुछ गुजर गया था, पर कौवा ने डस्ट ऑफ स्नो राइटर के ऊपर गिरा दिया तो पोएट का मूड है जो चेंज हो जाता है। और अब पोएट सोचता है जो समय बचा है उस समय का अच्छी तरह से यूज़ कर लेता हूँ। आपने देखा होगा पोयम में हमेशा नाइटिंगेल या पीकॉक को लिया जाता है क्योंकि ये पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। और यहाँ पर क्रो जो है
एक तो इसका कलर भी ब्लैक होता है और ये निगेटिविटी को शो करता है। डस्ट ऑफ स्नो को पॉजिटिव वे में यूज़ किया गया है क्योंकि राइटर का मूड चेंज कर देता है, और क्रो और हेमलॉक ट्री सिग्निफाई करते हैं निगेटिविटी या सैडनेस को। पोएट हमें बताना चाहता है कभी कभी निगेटिव चीज़ें भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज कर देती हैं। इसका मतलब है जो भी हमारी लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिव हो या निगेटिव, दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए तो कहावत भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर पोएट हमें बताना चाहते हैं कि कुछ निगेटिव चीज़ें भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा करके चली जाती हैं। और यहाँ पर पोएट ने जो निगेटिव चीज़ें थी उनको भी पॉजिटिव वे में लिया, और जो बचा हुआ समय था उस समय को अच्छी तरह से यूज़ किया। और इसीलिए पोएट हमें इस पोएम में बताना चाहता है जो समय गुजर गया है उस समय के पीछे मत पड़ो, जो समय बचा है उस समय में कुछ अच्छा करने के लिए सोचो। अब हम इस पोएम में रैम सीन के बारे में बात कर लेते हैं कि रैम सीन है क्या। When a word is used twice and both times it has different meanings, then the rhyme scene is the decking। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड लाइन में क्रो और स्नो दोनों रैम सीन है, और यहाँ पर सेकंड और फोर्थ लाइन में मी ट्री। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और थर्ड लाइन को ए और यहाँ पर सेकंड और फोर्थ लाइन को बी में शो करेंगे। और यहाँ पर फिफ्थ और सेवन्थ लाइन में हार्ट पार्ट को सी से शो करेंगे, और सिक्स और एट लाइन में मूड रूड डी से शो करेंगे। तो हमारी रैम सीन आएंगी यहाँ पर क्रो स्नो ए, मी ट्री बी में शो कर देंगे इसको हम, हार्ट और पार्ट को सी और सी में, मूड और रूड को डी से। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। सबसे पहले हम देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एक ही लाइन में सेम लेटर से वर्ड बिगन हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज़ हर्ट, यहाँ पे एच से दोनों ही वर्ड बिगन हुई हैं। सेव्ड एंड सम, यहाँ पे भी सेम लेटर से वर्ड बिगन हुई है, मीन्स वहाँ पर एच से हुई थी, यहाँ पर एस से हुई है। तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है इंजैममेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो कोई कॉमा है और ना ही कोई फुल स्टॉप यूज़ हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इस पोएम में इंजैममेंट यूज़ हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसोनेंस की। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस मीन्स होता है वॉवल साउंड, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर हम देख सकते हैं ओ साउंड का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन मी, यहाँ पर ओ साउंड का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर हम एक बार फिर से अपने सभी पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। रैम सीन हमने यहाँ पर यूज़ करना सीखा है, एलिट्रेशन देखा है हमने, इंजैममेंट का यूज़ करना सीखा है, एसोनेंस देखा है हमने यहाँ पर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन अ बेटर वे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।